आपका ऑप्शनल में देख पा रहा हूँ संस्कृत साहित्य है। जी सर। वजह क्या है स्प्रिंग को जो बीएससी एमएससी के आपकी केमिस्ट्री से है जो आपने संस्कृत साहित्य लेना पड़ा, क्या आप कॉन्फिडेंट नहीं थी केमिस्ट्री में? सर मैंने सर अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो केमिस्ट्री विषय से किया है सर। और जी सर ये मैंने 2011 में किया था सर। तो सर 2011 से अभी तक केमिस्ट्री लेना भी मेरे लिए उतना ही न्यू होता सर जितना कि संस्कृत लेना था। संस्कृत सर मेरे पास 10th तक रहा है। और संस्कृत का सर मुझे थोड़ी रुचि भी थी संस्कृत में। और साथ ही साथ सर संस्कृत का एक प्रशासन में जो नैतिकता की आवश्यकता है, साथ ही साथ सर जो प्रशासन में और जो मानवीय मूल्यों की आवश्यकता है वो सबका जो सर ज्ञान है वो भी संस्कृत अच्छे से करवाती है सर। अच्छा ये बताइए चंपू क्या होती है? चंपू रचना संस्कृत साहित्य हिंदी साहित्य में हम सुनते आए हैं, तो ये चंपू रचना जी किस प्रकार की रचना होती है? सर चंपू रचना गद्य और पद्य काव्य का मिश्रण होता है सर। लेकिन चंपू जी में गद्य और पद्य का जो स्थान है वो निश्चित नहीं होता है सर। जी। और सर ए, चंपू में जो गद्य और पद्य हैं उनका क्या रेशो रहेगा ये भी निश्चित नहीं होता है। एक दो और चंपू कुछ चंपू अगर काव्य आपको एक दो चंपू काव्य की कुछ अगर आपको याद आ रही हो कुछ? एग्जाम जी 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 एग्जाम्पल्स। सर जी सर चंपू काव्य में सर चंपू काव्य में जैसे नल दमयंती कथा है सर, ये एक फेमस चंपू काव्य है। जी और सर अभी तो मैं एक ही रिकॉल कर पा रही हूँ। कोई बात। अच्छा ये बताइए आपका एमएससी केमिस्ट्री से है, जब दो लोग मिलते हैं या दो लोग किसी रिश्ते में होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपके बीच की केमिस्ट्री कैसी है, तो ऐसा क्यों नहीं जी बोलते आपके बीच की बायोलॉजी कैसी है, आपके बीच का फिजिक्स कैसा है? ये क्यों पूछते हैं कि आपके बीच की केमिस्ट्री कैसी है? जी सर। सर केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि जब भी कोई दो एटम्स आपस में एक दूसरे हम्म, के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका जी एक दूसरे के प्रति कैसी एफिनिटी है, whether they want to be assimilated to become a molecule, whether they are neutral to each other। और इस तरीके से सर हम लोगों पे भी वही जनरली अप्लाई कर देते हैं कि अगर दो लोग एक साथ आए हैं तो अगर उनकी विचारों में साम्यता है तो वो आगे एक अच्छे मित्र और फिर इवेंचुअली कपल भी बन सकते हैं। और अदरवाइज अगर उनके जो विचार हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं तो जनरली पीपल डू नॉट फॉल इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप सर। अच्छा आपका संस्कृत साहित्य का जो उत्तर प्रदेश का सिलेबस है उसमें कोई एक ऐसी रचना का मुझे नाम बताइए जो भूगोल के काफी पास है, करीब है, साहित्य और भूगोल का अद्भुत संगम है उस रचना में, आपके सिलेबस से यूपीपीसीएस के। जी सर मुझे लगता है कि मेघदूतम एक रचना है जो कालिदास जी की है सर। मुझे ऐसा लगता है कि जी ये काफी हद तक भूगोल के आसपास। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा लास्ट प्रश्न आपसे मेरा ये है कि अभी उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट में हाल ही में संस्कृत पे उद्घोषणा प्रारंभ हुई है फ्लाइट की आने जाने की? सर आई एम सॉरी बट आई एम नॉट अवेयर सर। कोई बात नहीं, राज्य? ओके ओके। अनुराधा जी, अभी आपने देखा होगा श्रीलंका एक डिफॉल्टर कंट्री बन चुका है, तो जी इसके जो इकोनॉमिक क्राइसिस रहे हैं, मेजर क्या रीजंस रहे हैं इसके पीछे? सर श्रीलंका एक कंट्री है जो बेसिकली जिसकी इकोनॉमी दो बेसिक पिलर्स पर टिकी हुई थी सर। फर्स्ट इज टूरिज्म एंड द सेकंड वन इज सर जो एग्रीकल्चर है सर। और सर श्रीलंका में ये देखा गया कि जो ईस्टर्न नाइट पे यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कोई भी एक स्ट्रिंजेंट स्टेटमेंट नहीं दी कि और ये भी वर्ल्ड में एक मैसेज किया कि दे आर लीस्ट बॉदर अबाउट सच काइंड ऑफ अटैक्स। और सर श्रीलंका में जो मेजर टूरिज्म आता है
वो ये देखा गया है कि वो फॉरेन कंट्रीज से, लाइक वेस्टर्न पीपल हु आर बेसिकली फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, रिच होना और 250 क्रिश्चियन पीपल्स की जान जाना वाज अ बिग ब्लंडर, और उसको इतना लाइटली लेना ये भी इनके लिए एक डिजास्टर साबित हुआ। इसके तुरंत बाद से सर फिर कोरोना आने की वजह से भी टूरिज्म इंडस्ट्री काफी हद तक सर अफेक्ट हुई, और एग्रीकल्चर में सर इनका ऑल ऑफ अ सडन एक डिसीजन ले लेना कि हम जो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर एकदम से शिफ्ट करेंगे। और सर ये ओवरनाइट शिफ्टिंग वाज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि सर किसी भी चेंज के लिए थोड़ा समय जाता है, थोड़ी कंडीशनिंग तो जाती ही है सर। तो फार्मर्स वर नॉट प्रिपेयर्ड, और दूसरी बात ये भी है कि सर इनके पास एग्रीकल्चर में, मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, वो भी इनके पास नहीं है। इन्होंने इसका एक ह्यूज स्लॉट चाइना से कॉल किया, जिसमें सर ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया पाए गए जो फसलों में हेल्प करने के बजाय, उनकी ग्रोथ को हेल्प करने के बजाय दे वर ईटिंग द क्रॉप्स। तो ये भी एक डिजास्टर्स अच्छा। कंडीशन थी सर। फिर इन्होंने जितना में वो खरीदा था उससे कहीं ज्यादा पैसा उनका इसको रिटर्न करने में चले गया। और इसके साथ सर इन्होंने कुछ एक लीनियंट वे भी अपनाया कि हम जो भी कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं और वेरियस टैक्सेस में हम एक रैंडम छूट भी देंगे लोगों को ओके। लुभाने के लिए, लेकिन सर वो भी इकोनॉमी के लिए डिजास्टर्स रहा। चाइना का क्या क्या योगदान रहा है इसमें? सर चाइना ने अपनी डेट ट्रैप जो पॉलिसी है उसके तहत श्रीलंका को एक बहुत ही लो रेट्स पर पहले ऑफर किया कि हम आपको बहुत ज्यादा डेट देने के लिए रेडी हैं, जिससे आपके यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और फाइनली आपकी कंट्री जो है फ्लरिश करेगी। बट all these were the part of debt trap, और श्रीलंका इसमें फर्स्ट ने जो भी डेट थे उनको वापस एक तरीके से मांगना शुरू किया, और श्रीलंका वाज नॉट एबल टू पे बैक। तो सर इन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर लेने के लिए श्रीलंका को अग्री करवाया सर। और काफी हद तक श्रीलंकन सर इसमें ये देखा गया कि इनके जो डेट हैं वो इतने ह्यूज बढ़ गए और एक्सपेंडिचर्स इतने बढ़ गए, क्योंकि जब आपको बिना मेहनत के ही सर इतना पैसा मिल रहा है और यू डू नॉट हैव एनी कंक्रीट पॉलिसी हाउ टू कॉप विद दिस और हाउ टू इन्वेस्ट इट, तो सर वो फिर आगे जाके प्रॉब्लम ही बनता है। ओके ओके। अभी कुछ विद्वानों का मानना है कि 2023 में एक विश्व आर्थिक मंदी जैसे 2007-8 में पहले आई थी, ठीक वैसे ही आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए इंडियन इकोनॉमी के लिए कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे अभी हम काम कर सकते हैं या उसको संभाल सकते हैं? सर इंडियन इकोनॉमी की एक सबसे अच्छी बात है सर कि हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है ये बहुत ही सस्टेनेबल रहा है, और ये हमेशा सस्टेनेबल ही रहेगा सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसको सिर्फ एक बिजनेस की तरीके से भी ना देखकर सर उसको एक वेलफेयर के तरीके से भी इंडिया के जो किसान हैं वो लेते हैं सर। तो सर इसके बाद में सर हमारा आरबीआई ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे रुपए की जो वैल्यू है वो बहुत डिक्लाइन नहीं करे। अभी जैसे प्रेजेंटली सर आसपास टच कर रहा है सर, तो आरबीआई ने अलाउ किया है कि जो फॉरेन ट्रेड्स हैं वो हम रुपए में करना प्रीफर करेंगे सर, जिससे रुपए की वैल्यू बहुत अप्रिशिएट नहीं कर जाए सर। एंड और सर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें मेक इन इंडिया के तहत हम रोज रोज नए स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए पॉलिसीज बना ही रहे हैं, फेवर भी कर रही है गवर्नमेंट। सो और सर मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि वी विल बी इन द ट्रैप ऑफ दिस सर वर्ल्ड स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन। ओके। अग्निपथ जो योजना है इसके बारे में आप क्या समझती हैं? और अभी जो फिलहाल में विवाद रहा है इसके ऊपर, काफी सारी हिंसा भी हुई है, आगजनी वगैरह भी हुई है, क्या कारण से विवाद भी रहा है इसके ऊपर? सर अग्निपथ मेरी नजर में एक बहुत अच्छी योजना है, और सर मेरे हिसाब से व्हेन वी टच द एज ऑफ 17, जब हमें 12th करके निकल
सकते हैं, वी आर अच्छे से बेस्ट यूथ विच इंडिया कैन जनरेट, बिकॉज सर उसमें क्या होगा कि हमारे अंदर जो डिसिप्लिन है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो एक ईमानदारी और जो सच्चाई डेवलप होती है, वो मुझे लगता है कि अनबीटेबल है, जो कोई और जॉब हमें नहीं दे सकती। और सर 17 ईयर्स की एज पे जब बच्चा एक इतनी एज पे नहीं होता है कि उसको कहीं और से कोई बहुत अच्छी जॉब ऑफर होगी, और सर उस समय पे ये एक बहुत अच्छा ही इनिशिएटिव है। इसके साथ आप अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं सर, और इफ यू आर विलिंग टू सर्व इन आर्मी और सर सेना के साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके पास है ही, क्योंकि 4 इयर्स के बाद योर सर्विस कैन बी एक्सटेंडेड एज पर योर परफॉर्मेंस। ओके, और सर विवाद के क्या आपने कारण थे पूछा, इसका? हाँ सर, आपने अच्छा विवाद की इसमें कारण ये रहा कि लोगों को ये लगा कि वी विल जस्ट बी थ्रोन अवे आफ्टर 4 इयर्स, और हमने 4 साल अपने जो बेस्ट ईयर्स थे, जिसमें हम और भी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर सकते थे, वो हमने आर्मी को दी, और आफ्टर दैट वी आर जस्ट थ्रोन अवे। तो ये एक नहीं होना चाहिए, हमें फिर पूरा टेन्योर सर्व करने का एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन सर इसमें बहुत सारे जो सर कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो आगे आए हैं कि हम लोग जो भी अग्निवीर होंगे सर, इनको पोस्ट ये रिटायरमेंट जो इनका टेन्योर फिनिश होगा सर एट 22, तो उसके बाद उनको अच्छे जॉब्स और पैकेजेस ऑफर किए जाएंगे, बिकॉज दे विल गेट अ डिसिप्लिन गुड मैन पावर। और सर सेकेंडली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सर, इन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि जो वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब ओनली, तो उसमें भी कुछ हद तक रिजर्वेशंस अलाउड होगा सर अग्निवीर के लिए। ओके ओके, कुलदीप जी अब आप कंटिन्यू करिए। जी अनुराधा जी, आवाज आ रही है क्लियर? जी सर, जी सर। हाँ अनुराधा जी, आप अपने नाम का अर्थ बताइए, अनुराधा का मतलब क्या होता है? सर अनुराधा का मीनिंग होता है ब्राइट स्टार सर। जी। और अभी हाल ही में आपने कुछ समय से रूस यूक्रेन विवाद के बारे में सुना होगा। इस विवाद की वजह क्या है? सर इस विवाद की वजह है सर बेसिकली कि जो नाटो का बढ़ता हुआ एग्रेशन है, मतलब नाटो कंट्रीज का, बेसिकली यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन, ये लोग सर जब स्टार्ट हुआ था नेटो, तो वो इस एक विजन के साथ स्टार्ट हुआ था कि नॉर्थ अटलांटिक जो कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये एक इनका एसोसिएशन होगा, और सर ये लोग मिलकर इंश्योर करेंगे कि नॉर्थ अटलांटिक रीजन में स्टेबिलिटी रहे, ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी रहे, और इन केस कोई इन्वेजन होता है तो दे विल काउंटर एट सेम लेवल सर, एक इकट्ठा होकर कंसोलिडेट वे में ये काउंटर करेंगे। बट नाउ वी कैन सी सर कि नॉर्थ अटलांटिक से ये लोग काफी बियॉन्ड भी बढ़ते ही जा रहे हैं सर, और एक एंटी रशियन जो एक बिहेवियर है सर, वो भी नोटिस हो रहा है वर्ल्ड वाइड। तो सर इसमें रशिया को एक थ्रेट महसूस हो रहा है कि यूक्रेन बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि नेटो में वो शामिल हो जाएं सर। तो यही बेसिक विवाद की जड़ रही सर मेरे हिसाब से। अभी हाल ही में 2 और देश जो रूस के पड़ोसी राष्ट्र हैं, उन्होंने भी नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो उन 2 देशों के नाम क्या? सर फिनलैंड एंड स्वीडन सर। और दोनों के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष फिनलैंड और स्वीडन के? फिनलैंड और स्वीडन के आई कैन नॉट रिकॉल सर, आई एम रियली सॉरी। कोई नहीं। और ये बताइए नाटो का गठन कब हुआ था? नेटो का गठन भी आई कैन नॉट रिकॉल सर। चलिए कोई नहीं। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो रूस और यूक्रेन विवाद गया था, तो भारत ने इसमें क्या स्टैंड लिया था? सर भारत ने एक तरीके से न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया, लेकिन भारत का लगातार ये कॉल रहा है सर कि इस मुद्दे को एमिकेबली बातचीत करके ही सुलझाया जाए, रेदर देन कि एक वॉर डिक्लेयर कर दिया जाए। तो भारत की इस पॉलिसी को आप गुटनिरपेक्षता के नजदीक मान रही हैं, तटस्थता के नजदीक मान रही हैं? किस रूप में देखा जा सकता है इसे? न्यूट्रलिटी मेरे हिसाब से ज्यादा सुटेबल शब्द होगा इसके लिए सर। तो भारत की नीति में क्या तटस्थता शब्द था या गुटनिरपेक्षता शब्द था? जो भारत की का सिद्धांत है, तो वो तटस्थता पर आधारित है या गुटनिरपेक्षता पर आधारित है?
सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ। मेरे कहने का आशय ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने जो तटस्थता की नीति अपनाई, जैसा कि आपने कहा है, तो क्या भारत की विदेश नीति के सिद्धांत में हम देखें तो तटस्थता शब्द का प्रयोग है या गुटनिरपेक्षता का प्रयोग है? किसको ज्यादा महत्व देता है? सर गुटनिरपेक्षता को। तो गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में अंतर क्या है? सर गुटनिरपेक्षता का है कि सर जब कोल्ड वॉर का समय चल रहा था तो क्लियरली दो गुट बट चुके थे सर, एक रशिया ओरिएंटेड और एक यूएसए ओरिएंटेड। तो उस समय भारत ने इस चीज का विरोध किया कि इस तरीके से बाइपोलर विश्व होना ठीक नहीं है और इस तरह से गुटों में बंटना भी सही नहीं है। तो सर भारत ने उस समय गुट निरपेक्ष नीति का समर्थन किया और किसी भी गुट में ना शामिल होने का निर्णय लिया। और अच्छा, तटस्थता जी हाँ, पंचशील सिद्धांतों के बारे में सुना है आपने? जी सर, पंचशील सिद्धांत सुना है। कब लाए गए थे? सर ईयर तो आई कैन नॉट रिकॉल, आई एम सॉरी। कोई नहीं। पंचशील के सिद्धांत किस धर्म से प्रभावित हैं या किस दर्शन से प्रभावित हैं? पंचशील सिद्धांत मुझे लगता है सर कि बौद्ध दर्शन से काफी हद तक प्रभावित है। जी फैसल जी आप। जी अनुराधा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर। अनुराधा जी ये बताइए कि आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ पर स्थापित है? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान सर लखनऊ में। सर लखनऊ। ओके। अभी मैं देख रहा था आपका प्रोफाइल, आपने एसडीएम और डिप्टी एसपी और वीडियो भरा हुआ है। तो जब आप जाएंगी नौकरी पर, अगर आपका सिलेक्शन कर लिया जाए तो आपको वहाँ प्रधानपति मिलेंगे, प्रधानपति, प्रमुखपति, उनसे आप कैसे निपटेंगी? सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट प्रधानपति एंड आई एम सॉरी। आप जब भी जाए, आपने पंचायत वेब सीरीज भी देखी होगी या जो भी आपने गांव में सुना होगा कि प्रधान, जो रियल प्रधान है वो घर में बैठी हुई है, उनके पति सारा काम कर रहे हैं। तो आप इसका कारण क्या देखते, इससे कैसे निपटेंगी? सर सरपंच, अच्छा प्रधानपति, ओके सर। मतलब जो विमेन है उनके हस्बैंड जो है वो सर रियल पावर में है और विमेन जो है वो सेकेंडरी लेवल पे आ जाती हैं। यही सर आपका क्वेश्चन है ना सर? सर मुझे लगता है कि जो, हाँ सर मुझे लगता है कि विमेन को सबसे पहले उनके अधिकारों से अवगत कराना मैं पसंद करूंगी कि उनको ये बताया जाए कि ये पावर उनको मिली है और उनको ये पावर अपने विजडम से एक्सरसाइज करनी है। सर अगर उनके पास कोई ट्रेनिंग या कोई इस तरीके की उनके साथ ग्लिच है कि वो ट्रेंड नहीं है या शी डजंट नो हाउ टू यूटिलाइज द पावर सर, तो उनको मैं सर इस चीज से भी एक ट्रेंड करवाने की भी कोशिश करूंगी कि वो ये समझ सकें कि उनको अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे करना है। और इसकी बाद में सर मैं उनके जो हस्बैंड हैं जो कि रियल पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं सर, उनसे बात करूंगी और उनको ये वार्निंग देते हुए समझाऊंगी कि वो जो ये पावर है उसको एक्सरसाइज करना बंद करें। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशनली उनको नहीं मिली हुई है और उनका इस तरीके से पावर को एक्सरसाइज करना इलीगल है। वो अपनी जो वाइफ है उन्हीं को सर इसको एक्सरसाइज करने दें। इफ शी वांट सम काइंड ऑफ सजेशन और सम काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम योर साइड देन यू कैन डेफिनेटली हेल्प, बट डू नॉट ट्राई टू एक्सरसाइज दैट पावर ऑन योर ओन सर। ओके। अनुराधा जी ये बताएं कि आपने अभी जैसे उत्तर प्रदेश में या देश में इंटॉलरेंस बढ़ने की खबरें आती रहती हैं अक्सर करके, ये सुनने में आता है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति जो गंगा जमुनी तहजीब है वो छिन्न भिन्न हो रही है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो गंगा जमुनी तहजीब से आप क्या समझती हैं? गंगा जमुनी तहजीब से आप क्या समझती हैं? सर गंगा जमुनी तहजीब आई एम नॉट अवेयर सर, आई एम सॉरी। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का जो विकास है बहुत असंतुलित है। बुंदेलखंड जो है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसे लगता है 2-3 प्रदेश हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश का संतुलित विकास कैसे सही होना चाहिए या फिर इसको बांट देना चाहिए? सर अगर बांटने से सर इसका डेवलपमेंट इंश्योर होता हो तो बांटने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन अभी तक जो हमने इंस्टेंसेस देखे हैं, जैसे झारखंड को अलग किया गया था सर,
तो झारखंड में ऐसी कोई ग्रोथ या डेवलपमेंट हमें नहीं दिखाई दिया जितना अपेक्षित था सर। तो पाटना मेरी नज़र में कोई एक फुल प्रूफ तो नहीं है सर सॉल्यूशन। हाँ, लेकिन जहाँ तक बात है कि रीजनल जो डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी अंतर है, तो सर इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक रोल हरित क्रांति का भी रहा है और इंडस्ट्रीज का भी रहा है, जो कि वेस्टर्न यूपी में ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे सर। अभी जहाँ तक कुछ हद तक गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे ड्राई फार्मिंग हो गई सर, इसराइल से हम इसको सीख सकते हैं सर, दे आर डूइंग वेरी गुड इन दिस थिंग। तो सर मोटे अनाजों पे और ड्राई फार्मिंग पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। बुंदेलखंड रीजन के आसपास के एरिया में टूरिज्म का भी एक अच्छा पोटेंशियल है, तो टूरिज्म सर्किट जो गवर्नमेंट का आइडिया है वो भी बहुत अच्छा है सर। इसको लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करना। जी अनुराधा जी, इसमें एक्सप्रेसवे की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अभी आप मुझे बताइए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है वो कहाँ से किस जगह को जोड़ता है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सर, आई थिंक सर आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सर गोरखपुर से ये स्टार्ट है। लखनऊ से गाजीपुर में। आपका अगला सवाल ये अनुराधा जी कि आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई है, तो किन किन जिलों में लागू है? क्या पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर देना चाहिए? सर अभी जो कमिश्नरेट प्रणाली है सर वो अभी तक 4 जिलों में है। ये है सर कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर, वाराणसी। सर हमें ऑडिबल सर? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही, आ रही। शिवम जी, आवाज नहीं आ रही है सर? आ रही आवाज आ रही है अनुराधा जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा सर, कमिश्नरेट प्रणाली जो सर है अभी सर वो कानपुर, वाराणसी और सर गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में है सर एट प्रेजेंट। और सर मुझे लगता है कि इससे जो कमिश्नरेट प्रणाली है सर, इससे जो पुलिस विभाग है इनकी सर एफिशिएंसी भी बढ़ती है और जो कार्य है उनमें त्वरित सर होता है। रिएक्शन जो है सर, मतलब जो निर्णय है वो त्वरित होता है और एक्शन भी त्वरित होता है सर। तो मेरे नजर में ये एक बेहतर ऑप्शन है। क्या मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। अनुराधा जी, मेरा बस आखिरी सवाल है कि आप बताइए ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद क्या है? सर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सर जहाँ तक मुझे ज्ञात है सर, इसमें जो मस्जिद बनी है इसमें हिंदू जो सर पक्ष है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले शिवलिंग था और सर उसके कुछ प्रमाण भी वो बार बार प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरीके के कोई ठोस प्रमाण सर नहीं मिले हैं कि वहां पर पहले शिव मंदिर या शिवलिंग था ही। सर वो चाहते हैं कि वहां देखते हुए क्या यहाँ पे मंदिर बना? मैं कह रहा हूँ क्या जन भावनाएं देखते हुए यहाँ मंदिर बना देना चाहिए? सर जन भावनाएं दोनों तरफ से हैं सर। मुस्लिम कम्युनिटी की जन भावनाएं हैं कि यहाँ पर मस्जिद ही रहनी चाहिए और जो हिंदू कम्युनिटी है सर उनकी जन भावनाएं हैं कि यहाँ पर मंदिर हो जाना चाहिए। तो सर मेरी नजर में इस तरह के विवादों का सलूशन इनका एक अच्छा हल बताइए। सर मेरी नजर में इस तरीके के विवादों का एक ही हल है कि सर इस तरीके के विवादित परिसर में दोनों ही तरीके की कम्युनिटीज के लिए जो पूजा स्थल हैं वो होने चाहिए। वहां पर मंदिर और मस्जिद एक साथ हो सकते हैं और ऐसे भारत के कई स्थान हैं सर, बट अभी मैं इनका नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। लेकिन सर एक ऐसे स्थान है जहाँ पर कॉमन बाउंड्री होते हुए भी दोनों प्लेसेस एक साथ हैं और दोनों कम्युनिटीज के लोग एक साथ आकर वहां पर उसी परिसर से गुजरते हुए अपने अपने स्थलों पर पूजा अर्चना करते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कम्युनल सद्भाव को भी बढ़ाता है और ये एक अच्छी अप्रोच है, रेदर देन कि मस्जिद को डिमोलिश करके मंदिर बनाया जाए या मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई जाए। एक आखिरी सवाल और कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किससे संबंधित है? सेवा योजना सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, जो बच्चे कोविड में अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं सर, ये उन बच्चों के लिए सहायता राशि देगी जब तक कि वे 18 साल के नहीं होते हैं और सर उनकी पढ़ाई का और काफी। ओके, थैंक यू। थैंक यू।
ठीक है। अनुराधा जी, आपका जो इंटरव्यू पहले बता देता हूँ किस ओएनजीसी पे चलेगा। ज्यादातर जो हमारा अनुभव कहता है, संस्कृत साहित्य से आपसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए इंटरव्यू में। ये दो चीजें हम जी लोगों को लग रही हैं। तीसरा, पैनल ने जो भी आपसे प्रश्न पूछे, पूरी पैनल की ये लगभग एक राय है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आपके उत्तर अच्छे आते हैं। फैक्ट में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 दिन में फैक्ट ठीक नहीं कर सकते। फैक्ट ना आना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। और आप सॉरी जिस तरीके से बोला आपने एक दो बार, आई एम रियली वेरी सॉरी, वो बहुत इंप्रेसिव था। तो ध्यान रखिए, फैक्ट नहीं आता है तो जो आप तरीका है आपका ठीक तरीका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आपकी बहुत अच्छी ग्रिप है। संस्कृत साहित्य के थोड़ा सा चीजें फैक्ट जो इतने दिन शेष हैं उसमें संस्कृत साहित्य को थोड़ा सा फैक्ट वगैरह देख लीजिएगा। बाकी बहुत अच्छा है आपका इंटरव्यू। राज जी। सर आपका सर आप मतलब एक मार्क्स दें तो आप कितना सजेस्ट करेंगे सर? दे देंगे, अभी सब पैनल पूरा एक बार बता दे, फैजल सर अच्छा फिर ठीक आपको इंटरव्यू दे दे, मार्क्स दे देंगे। राज जी। सर। तो जैसा शिवम जी ने बताया आपको कि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो तो बहुत अच्छी हैं, और फैक्चुअल में थोड़ा सा वो है। तो देखिए, फैक्चुअल का तो ऐसा ही होता है, फैक्चुअल इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ, यूपी में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, क्योंकि इंटरव्यू छोटा हो गया है और फैक्चुअल चीजों पे वो ज्यादा पूछते हैं। दूसरा ये था कि मुझे कहीं तक थोड़ा सा ये लगा था कि जैसे आपसे मैंने पूछा था, ये श्रीलंका वाला पूछा था, तो थोड़ा ज्यादा हो रहा था, समझ रहे हैं आप? टाइम ज्यादा ले रही थी आप उसमें। आपको कुछ जो मेन जी पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करके तुरंत अपना एक क्रिस्प आंसर जो होता है वो आपको देना था। मतलब लंबा नहीं खींचना है आपको, क्योंकि और क्वेश्चंस भी होते हैं फिर, है ना? तो ये नहीं खींचना है। फैक्चुअल चीजों का तो देखिए ऐसा है कि फैक्चुअल चीजें यूपी के बारे में तो आप जरूर पढ़िए, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़िए, आप आपका जो ऑप्शनल है उसके बारे में पढ़िए, आपकी जो भी आपने एजुकेशन से रिलेटेड जो भी ब्रांच रही है या फिर जो भी चीजें रही है, आप उससे संबंधित जो भी चीजें वो पढ़िए, आप थोड़ा सा पढ़िए, ज्यादा नहीं। तो एक्चुअल में ठीक बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। बाकी जो मुद्दे हैं अभी फिलहाल में जो चल रहे हैं फिलहाल, उनके बारे में थोड़ा सा, जैसे नेटो का आपसे पूछा गया था कि उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इस टाइप की जो चीजें आप उनको जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये करंट के इश्यूज भी हैं और ऐसा भी पूछा जा सकता है। ओवरऑल बहुत अच्छा आपका आंसर का जो डिलीवरी है बहुत अच्छी है, क्विक रिस्पॉन्स है, और जो भाषा शैली है आपकी बहुत अच्छी है। और जो शिवम जी ने बताया कि जो जहाँ पे आप अटक रही हैं, जो नहीं आ रहा आपसे, वहां पे आप सॉरी बोल के आगे निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात मार्क्स की, तो फैजल जी आप अपना एक ओवरव्यू दे दीजिए, मार्क्स वगैरह का जैसा आपको लगे वो बता दीजिए। ब्रदर जी, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि जो आपकी सीरियसनेस है, जिस तरीके से आप इंटरव्यू या सवाल जवाब कर रही हैं, तो जो एक अधिकारी के अंदर आयोग को चाहिए वो सारी चीजें आप में मौजूद हैं। आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जो राज होलकर जी ने बता दिया कि कुछ सवाल बहुत, आपके जवाब बहुत लंबे हो रहे थे, तो मैंने भी आपको 1-2 बार बीच में इसीलिए टोका कि कुछ सवालों के हमें क्विक जवाब चाहिए, बहुत लंबे आपको सवाल के जवाब देने के बाद टाइम नहीं मिलेंगे। आपका जी इंटरव्यू 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, 12-13 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो अपनी बात को थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन अपनी बात को समराइज कर लीजिए अंत में। दूसरी बात ये रही कि आपका अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आपको नहीं भी आते तो आपको वहां घबराना नहीं है, जैसा आप यहाँ कर रही हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन आपको गूगल के लेके कोई नहीं बैठता है, तो आप आराम से निश्चिंत होकर के जाइए। आपके जो व्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, इस स्पिरिट को बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ठीक है। तो और कोई सवाल अनुराधा जी आपका? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर जो ओएनजीसी है सर, इस पे मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं मेरे वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड? ये आप ओएनजीसी देखिए, अभी क्या हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश हो रहा है, तो एक तो इस पे प्रश्न हो सकते हैं। ओएनजीसी काम क्या करती है, तेल और एचपी बीपी से डिफरेंट कैसे है, इस पे प्रश्न हो सकते हैं। और आपका जॉब प्रोफाइल है, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, इन 3-4 क्षेत्रों के अलावा नहीं पूछेंगे जी। हाँ सर, मैं ना जो ओएनजीसी है इसमें रिन्यूएबल एनर्जी विंग है सर, एक जी जी रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा की सर जो विंग है सर, मैं इसमें हूँ पोस्टेड, और सर मैं इसी जी में जी ही पोस्टेड हूँ जब से मेरी इस पोस्टिंग हुई है सर। तो तो रिन्यूएबल ओएनजीसी एनर्जी, एक जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री हो गई सर, और सर जो हम्म रिन्यूएबल एनर्जी है ये एक
स्वच्छ ऊर्जा, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो सर जो मुझे जी नॉलेज जी भी है वो पूरी रिन्यूएबल्स की है सर। तो सर मुझे क्या अपने जो इंट्रोडक्शन अगर वो देने के लिए बोलते हैं या वो ओएनजीसी पे ज्यादा क्वेश्चंस फायर करते हैं लेट से, तो सर उस केस में मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी विंग से हूँ सर। जब वो सर आपका क्योंकि इंट्रो मुझे पूछे, और आपका ओएनजीसी आप के नॉलेज। समझ गए, जब आपको ओएनजीसी में पूछे आप कहाँ वर्क करती हैं, तो आप ओएनजीसी बताते समय अपना जो प्लस पॉइंट आप बता रही हैं कि मुझे मेरा प्लस पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी, उस तरफ मोड़ दीजिएगा। रिन्यूएबल एनर्जी जी। ठीक है। लेकिन सर वो अगर डायरेक्टली बिना पूछे ओएनजीसी देख के सर, और ओएनजीसी से ही कोर ओएनजीसी जो है सर, ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, नहीं इतना इससे सर इतना उनको इतना इतना टेक्निकली नहीं जाते हैं वो यूपी लोग। इतना यूपीपीएससी से आप मतलब इतना मतलब वो करिए कि इतना पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा। जो 3-4 नहीं, प्रश्न आपको बताएं बोर्ड ने, यहाँ पे हम लोगों ने, उसी के आसपास रहना चाहिए। अनुराधा जी, एक आपका आपको जो होगा आखिरी जाते जाते, आप ओएनजीसी से रिलेटेड जो भी करंट इश्यू इधर रहे हुए हैं उनको आप देख लीजिएगा। दूसरी बात ये कि आप उस दिन मॉर्निंग में सुबह अखबार पढ़ लीजिएगा, न्यूज़पेपर पढ़ जी है तो हमें उसे मॉर्निंग का अखबार न्यूज़पेपर पढ़ के जाना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे उन्होंने पूछा कि पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज क्या है, तो मुझे अचानक से याद नहीं आया, मैं बता नहीं पाया। तो जब मैं शाम को आया, घर वापस आया, तो मैंने देखा कि उसी दिन पृथ्वी 2 का परीक्षण हुआ था, एक और परीक्षण हुआ था। तो आप सुबह का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाइएगा, हो सकता है कि आपके 2 क्वेश्चन फैक्चुअल वहां से बढ़ जाए। जी सर एक चीज मुझे और जी सर मुझे एक चीज और पूछनी थी कि इस बार सर ऐसा सुनने में आ रहा है कि पैनल में कुछ डिफेंस से भी लोग होंगे सर, कुछ साइंटिस्ट भी होंगे, और कुछ सर एक आधा स्ट्रीम कुछ और भी बोला गया है कि जो नया इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो सर ये लोग किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, इसका भी कुछ आइडिया? कुलदीप जी बताइए, कुलदीप जी बताइए। दरअसल इस समय जो अग्निवीर योजना लाई गई है, इसके संदर्भ में भी आंतरिक सुरक्षा और जो विश्व में खासकर पड़ोसी राष्ट्रों में जो संकट उत्पन्न हो रहे हैं ना, उसके संदर्भ में एक ओवरव्यू वो जानना चाहेंगे। और एक चीज और करना, अनुराधा जी आपका प्रस्तुतिकरण बहुत शानदार है, बहुत अच्छे से आपने प्रस्तुत किया है। ये जो यूक्रेन युद्ध चल रहा तो उसकी डेट वगैरह याद कर ली, जैसे रूस ने किस दिन आक्रमण किया, क्योंकि यूपीपीसीएस का ये आधार रहा है, जो यहाँ का इंटरव्यू बोर्ड है, फैक्चुअल चीजें पूछता है ना। तो पूछ लेगा रूस ने किस तारीख को आक्रमण किया था, किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मामला गया, नाटो का गठन कब हुआ। ये 10-15 आप फैक्ट तैयार कर लीजिए। बाकी आपका इंटरव्यू बहुत शानदार रहेगा और आपको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे बोर्ड की। अनुराधा जी एक चीज अनुराधा आपने जो लास्ट में पूछा कि ये नए मेंबर रखे जा रहे हैं, अखबारों में सुनने का आया, ये प्रश्न था बेसिकली आपका। तो अभी इस बारे में हम लोग मतलब हम लोग कह नहीं सकते कि वो रहेंगे कि नहीं, कि अगली बार से रहेंगे कि इस बार से रहेंगे। और अगर रहेंगे तो प्रश्न जो है आपके प्रोफाइल के आसपास ही रहने वाले हैं,